स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे बायोसाइकोलॉजी का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोसाइकोलॉजी एंड न्यूरॉन। ओके, सबसे पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है बायोसाइकोलॉजी क्या है। देन सेकंड हमारा इसका स्कोप क्या है और ये कैसे काम करती है। थर्ड है हमारा रिसर्च के लिए ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट्स कैसे यूज़ होते हैं। देन फोर्थ हमारा एथिक्स का रोल क्या है रिसर्च में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी का मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स, बायोसाइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो ये स्टडी करती है कि कैसे ब्रेन और बॉडी इंटरेक्ट करते हैं बिहेवियर के साथ में। इंटरनल चीज़ें जैसे मेमोरी, इमोशंस, परसेप्शन, लर्निंग कैसे काम करती हैं बायोलॉजिकल लेवल पर। फॉर एग्जांपल, तुम खुश होते हो जब तुम्हें ट्रीट मिलती है। खुशी खुशी एक्चुअली डोपामाइन नाम के ब्रेन केमिकल की वजह से होती है। ये केमिकल तुम्हारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया को एक्टिव करता है। बायोसाइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, क्या एस्पेक्ट होते हैं इसके? पहला हमारा जो है जीन्स। जीन्स का तुम्हारे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट है? जैसे कुछ लोग नेचुरली शाय होते हैं तो जेनेटिकली फैक्टर उसमें रोल प्ले करते हैं। देन सेकंड होता है हमारा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का बिहेवियर और मूड पे इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के पहले तुम नर्वस होते हो क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है। देन जो थर्ड हमारा ड्रग्स। ड्रग्स का ब्रेन और बिहेवियर पे क्या असर होता है? जैसे कॉफ़ी तुम्हें एक्टिव बनाता है क्योंकि कैफीन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। इन शॉर्ट, बायोसाइकोलॉजी एक साइंस डिटेक्टिव की तरह काम करती है जो ब्रेन और बिहेवियर के हिडन कनेक्शंस को ढूंढती है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ बायोसाइकोलॉजी। इसमें जो है हमारे सबसे पहले रेने डिस्कार्ड्स, 17th सेंचुरी। जो डिस्कार्ड्स थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी डुअलिज्म की। उन्होंने बोला बॉडी और माइंड अलग चीज़ें हैं। बॉडी तो फिजिकल है लेकिन माइंड एक स्पिरिचुअल एंटिटी है जो पाइनल ग्लैंड के थ्रू इंटरेक्ट करता है। ओके, उन्होंने एक और आइडिया दिया कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस। देन जो सेकंड है हमारा डियो हैब, 1949 में हैब ने एक किताब लिखी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। ये फील्ड का मेजर टर्निंग पॉइंट था। हैब ने बोला कि ब्रेन के न्यूरॉन्स मिलके तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज बनाते हैं। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से सब कुछ कनेक्टेड है। ओके, आज के ज़माने में अब हम एमआरआई, ब्रेन स्कैन और एडवांस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं टू स्टडी हाउ ब्रेन वर्क्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन्स इन बायोसाइकोलॉजी। अब जो बायोसाइकोलॉजी है अकेली फील्ड नहीं है। ठीक है, इसके पीछे काफ़ी सारी सपोर्टिंग साइंसेज हैं, तो इसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है न्यूरो एनाटॉमी। जो न्यूरो एनाटॉमी है ये ब्रांच नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब, डिसीजन जो फ्रंटल लोब है हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन सेकंड है हमारा न्यूरोकेमिस्ट्री। न्यूरोकेमिस्ट्री ब्रांच जो है ब्रेन के केमिकल्स कैसे काम करते हैं ये स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन का लो होना डिप्रेशन से लिंक्ड है। देन थर्ड है हमारा न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है हमारे हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम का कनेक्शन स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कैसे तुम्हारी बॉडी और मूड को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट फोर्थ है हमारा न्यूरोपैथोलॉजी। इसमें जो है हमारा नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को समझा जाता है। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स डिजीज, इस डिजीज में मेमोरी लॉस क्यों होती है। नंबर फिफ्थ न्यूरोफार्माकोलॉजी। इस ब्रांच में ड्रग्स का ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट्स कैसे सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करते हैं। नंबर सिक्स न्यूरोफिजियोलॉजी। इस ब्रांच में नर्वस सिस्टम के फंक्शंस और प्रोसेसेस स्टडी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे होते हैं। ये सारी ब्रांचेस मिलके बायोसाइकोलॉजी को एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फील्ड बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन और नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। रिसर्च के लिए दोनों का यूज होता है, ह्यूमन और एनिमल्स। अब एक एक करके देखते हैं कौन बेटर है और क्यों यूज होते हैं। पहला नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स हमारे बेसिकली एनिमल्स होते हैं जैसे कि माइक, रैट्स, डॉग्स और प्राइमेट्स कॉमनली यूज होते हैं। एडवांटेजेस हमारे पहला सिंपलर ब्रेन स्ट्रक्चर,
मतलब इजीली समझ सकते हैं, बेसिक प्रोसेसेस है इसमें। सेकंड हमारा है कंपैरेटिव स्टडीज, ह्यूमन और एनिमल ब्रेन का कंपैरिजन करते हैं इसमें। थर्ड है हमारा प्योर एथिकल इश्यूज, मतलब उनका ब्रेन ओपन करके देख सकते हैं जो ह्यूमंस पे नहीं कर सकते हम, ठीक है। एग्जाम्पल माइक का यूज करके एल्जाइमर के ट्रीटमेंट पे रिसर्च होती है, ओके। देन सेकंड ह्यूमन सब्जेक्ट्स, ह्यूमंस का डायरेक्टली स्टडी कर किया जाता है, जैसे एमआरआई या इंटरव्यूज। जो एडवांटेजेस है हमारे, पहला इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। थर्ड ज़्यादा रेलेवेंट रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन, ह्यूमंस के लिए जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और एनिमल्स के लिए प्रॉपर केयर और मिनिमल सफरिंग इंश्योर करना पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसर्च इन बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। बायोसाइकोलॉजी का मेन फोकस है ब्रेन और बिहेवियर के कनेक्शन को साइंटिफिक मेथड के थ्रू समझना, ओके। इसके दो प्राइमरी अप्रोचेस है। पहला जो हमारा प्योर रिसर्च एंड जो सेकंड हमारा अप्लाइड रिसर्च। तो जो पहला हमारा प्योर रिसर्च है वो नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच होती है, ठीक है। इसका जो गोल होता है नए फैक्ट्स और थ्योरीज डेवलप करना होता है बिना किसी इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, ओके। फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्चर ये समझना चाहे कि ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, तो वो इसके बेसिक मैकेनिज्म स्टडी करेगा, ठीक है। जो हमारा प्योर रिसर्च है फंडामेंटल नॉलेज देता है जो अप्लाइड रिसर्च के लिए फाउंडेशन बनाता है, ठीक। सेकंड अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, ठीक है। इसका जो गोल है वो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करना, ओके। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए ड्रग थेरेपी डेवलप करना जो मेमोरी इंप्रूव करे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंट, ओके। एक्सपेरिमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि एक चीज में चेंज करने से दूसरी चीज पर क्या असर होता है, ठीक है। मतलब किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर होता है, ओके। जो हमारे एक्सपेरिमेंट है वो होता कैसे है, ठीक है। तो इसमें जो रिसर्चर्स हैं अपने कंट्रोल में कुछ सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और फिर सब्जेक्ट का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, ओके। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की गई है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चीज़ होती है जो रिसर्चर चेंज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन का डोज बढ़ाना या कम करना, ओके। देन जो सेकंड है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वो चीज़ होती है जिसका इफेक्ट देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन लेने के बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ा है कि कम हुआ है, ओके। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, ठीक है। इसमें हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, सेकंड है हमारा विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, ठीक है। तो जो पहला हमारा बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप को असली मेडिसिन और दूसरे ग्रुप को नकली मेडिसिन दी, फिर कंपेयर किया जाए कि कौन से ग्रुप का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। देन जो सेकंड हमारा है विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, इसमें जो है एक ही पर्सन को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। मतलब जो बिटवीन वाले में इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग कंडीशन दी गई है, लेकिन जो विद इन है इसमें एक ही पर्सन को अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को पहले स्ट्रेस फ्री कंडीशन में टेस्ट किया और फिर उसे प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट किया, ओके। कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये वो चीज़ें होती हैं जो रिजल्ट को कंफ्यूज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट की एज, हेल्थ या लाइफस्टाइल का इफेक्ट होना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के कनेक्शन को मॉडल कर सकता है, ओके। देन जो हमारा है जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे अफेक्ट कर रही है, ओके। देन सेकंड है हमारा इसमें क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ये एक्सपेरिमेंट्स तब किए जाते हैं जब रिसर्चर्स एथिकली या प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को रैंडमली डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन के पेशेंट्स का स्टडी करना, एक ग्रुप जो पहले से ही मेडिसिन ले रहा है और एक ग्रुप जो नकली मेडिसिन ले रहा है।
ठीक है। रिसर्चर्स इन ग्रुप्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करके इन्फर करते हैं कि असली मेडिसिन का क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, एंड इसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो है ग्रुप्स को रैंडमली असाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए कंफाउंडिंग वेरिएबल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एज जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको रैंडमली असाइन नहीं किया जा सकता, तो जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। देन जो सेकंड है हमारा, फिर भी ये जो स्टडीज़ है उन सिचुएशंस में काम आती है जहाँ रियल लाइफ डाटा का ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है हमारा केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ एक पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन को फोकस करती हैं। ठीक है, इसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है जो कि बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डीपली समझाता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक इंसान जो रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो टेक्निक्स लाइक ब्रेन स्कैन्स, जेनेटिक टेस्ट और मेमोरीज टेस्ट का यूज़ किया जाता है इसमें। ओके, जो केस स्टडीज़ हमारी वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है? तो पहला जो इसका रीज़न है क्योंकि ये रेयर कंडीशंस को समझने में मदद करती है। ओके, देन जो सेकंड है हमारा, इसमें इंडिविजुअल्स के सिम्टम्स और उनके सोल्यूशन का पता चल पाता है इनसे। ठीक है, इसमें जो लिमिटेशंस है वो ये है, एक इंसान का डाटा हर किसी पर अप्लाई नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशनल स्टडीज़। तो जो हमारा कोरिलेशन है इसका मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रेन साइज एंड इंटेलिजेंस का रिलेशन। सेकंड, एमिग्डाला और फियर के एक्सपीरियंस के बीच का कनेक्शन। ओके, इसमें जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चेतावनी, वो क्या है? उसका पहला है कोरिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक चीज़ दूसरी को कॉज कर रही है, हो सकता है कि कोई तीसरा फैक्टर हो जो दोनों चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जिम जाने में और वेट लॉस करने में कोरिलेशन है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिम ही रीज़न हो इसका। ठीक है, हो सकता है कि जो इंसान है वो हेल्दी डाइट भी फॉलो कर रहा हो। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोसाइकोलॉजी के एरिया ऑफ रिसर्च को पढ़ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिसर्च का मतलब है वो स्पेसिफिक टॉपिक जिन पर साइंटिस्ट काम करते हैं या रिसर्चर्स काम करते हैं ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या नई अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो फर्स्ट है हमारा न्यूरल प्लास्टिसिटी। न्यूरल प्लास्टिसिटी ब्रेन की वो एबिलिटी है जिसमें ब्रेन अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को बदल सकता है। ठीक है, जब नए एक्सपीरियंस या स्टिमुलाई मिलते हैं। देन सेकंड हमारा ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। ये एरिया समझाता है कि ब्रेन के अलग अलग रीजन का स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ क्या कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करता है। देन थर्ड है हमारा जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। ये एरिया समझाता है कि जीन्स हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और जेनेटिक डिफरेंस क्यों अलग अलग ट्रेट्स क्रिएट करते हैं। फोर्थ है हमारा साइकोफार्माकोलॉजी। इस एरिया में ड्रग्स के इफेक्ट को बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस पर स्टडी किया जाता है। देन फिफ्थ है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बचपन के एक्सपीरियंसेस ब्रेन डेवलपमेंट और बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं। देन इसके बाद है हमारा सिक्स्थ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये एरिया उन डिसीज का स्टडी करता है जो ग्रेजुअली ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं और कोग्निटिव डिक्लाइन लाती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स डिजीज मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ओके, नंबर 7 साइकोपैथोलॉजी। ये फील्ड हमें समझाता है कि कैसे हमारे जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे ब्रेन और जीन से लिंक होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 सेंसरी सिस्टम्स। हमारी सेंसेस कैसे काम करती हैं और ब्रेन सिग्नल कैसे प्रोसेस करता है, इसको स्टडी करता है। ओके, देन नंबर 9 एनिमल बिहेवियर। एनिमल का स्टडी करके हम न्यूरल और जेनेटिक मैकेनिज्म को समझते हैं जो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।